हम क्लाउड को क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे? हम क्लाउड को इसलिए नहीं डिफाइन कर पा रहे क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट को जानते ही नहीं है। हम उन चीज़ों को जानते ही नहीं है, उन टेक्नोलॉजीज़ को जानते ही नहीं है। और इसलिए हमारा नेटवर्क शुरू कहाँ से होता है? हमारा नेटवर्क शुरू होता है केबल से और हमारा नेटवर्क खत्म हो जाता है कंप्यूटर पे। और हमें यही पता है कि नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, डीएसएल होगा या ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर होगा। बस हमें नेटवर्क का यही पता है। लेकिन नेटवर्क जब आगे चलेंगे, अब आपने माइक को म्यूट रखना है। जब आप नेटवर्क को आगे लेके चलेंगे ना, तो नेटवर्क में आपके पास आपको पता होना चाहिए, लिसन टू मी अब केयरफुली। जब आप किसी भी कंपनी में नेटवर्क की बात करते हैं, तो आपको जनाब अली लैन पता होना चाहिए, वैन पता होना चाहिए, फाइबर ऑप्टिक, वायरलेस पता होना चाहिए, आपको इससे फायरवॉल पता होनी चाहिए, आपको राउटिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको वर्चुअलाइजेशन का पता हो, आपको एलिवेटर सिस्टम समझ में हो, आरएफआईडी सिस्टम हो, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो, सीसीटीवी कैमरा हो, आईपी सर्विस हो। These all technologies are the part of your computer network right now. इसी तरह से जब आप क्लाउड पे आ जाते हैं ना, तो फ्लोर इज ओपन फॉर यू। अभी तो आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजीज नहीं चल रही, ना कभी आप उनके बारे में जानते हो, ना कभी आप पहचानते हो। मैंने जब क्लाउड में काम करना शुरू किया तकरीबन ऐसे कुछ 4 साढ़े 4 साल पहले, तो मैंने भी क्लाउड को इसी तरह से समझा था कि भाई क्लाउड यही है जी, आपके पास कंप्यूटर है तो मैं वहां से पढ़ाना शुरू करूंगा। मुझे क्लाउड को समझने में बड़ी डिफिकल्टी हुई। रीजन, मैं क्लाउड को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा था और मैं उसको बड़ा लिमिटेड लेके चल रहा था। लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स मैंने रियलाइज किया, पहले मैंने अमेज़न पे किया काम, अमेज़न के ऊपर 2 ढाई साल लग गए। फिर उसके बाद मैंने गैप लिया, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले साल अमेज़न करवाया था। फिर उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको लॉन्च नहीं किया था। हालाँकि मैं इसका सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, लेकिन लॉन्च क्यों नहीं किया? लॉन्च इसलिए नहीं किया कि इसकी मुझे मार्केट नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब लास्ट कोरोना के बाद जब रिकवरी हुई, मैंने इसका देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने बड़ा ड्रामेटिक जो है वो अपने आप को एक्सपैंड किया है, और वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं जो शायद अमेज़न के अंदर भी आपको नहीं मिल रही होती। तो इसलिए फिर क्लाउड एक बड़ी मार्केट है। और अब अगर कोई चीज़ आपको लोकल मार्केट से नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में हैं, आप मुझे पाकिस्तान में ये मशीन अरेंज करके नहीं दे सकते 256 जीबी रैम के साथ, आप मुझसे दिन मांगेंगे। लेकिन अब मैं विद इन फ्यू मिनट्स अपनी रिक्वायर्ड मशीन अरेंज करके दे सकता हूँ। अच्छा, फिर मैंने देखा कि गेमिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अब गेमिंग के लिए बड़े हाई एंड प्रोसेसर्स रिक्वायर्ड होते हैं, हाई एंड मशीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। दीज मशीन्स आर नॉट पॉसिबल हियर इन पाकिस्तान। इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है जितनी हाई एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो पाकिस्तान में बैन है, और वो चीज़ क्या है? वो है माइनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि हैशिंग एल्गोरिदम के ज़रिए से यूनिक वैल्यूज़ निकालता है, और जिसके ऊपर आपकी डिजिटल करेंसी बेस करती है। अब उस डिजिटल करेंसी के लिए जो रिसोर्सेज़ रिक्वायर्ड हैं, उन रिसोर्सेज़ के लिए अगर आप देखना चाहें तो वकार ज़का को देख लें या कुछ भी, उन रिसोर्सेज़ के लिए, उन मशीन्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, वो इतनी की ज़्यादा कॉस्टली है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड भी कर दी जाए उन मशीन्स को, तो वो जो मशीनें जनरेट करती हैं रिसोर्सेज़, वो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, रेगुलेटरी इश्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ और टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ें। तो आप जब इस लाइन में आते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखें, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, या उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके लिए बड़े हाई एंड क्लस्टरिंग रिक्वायर्ड होती है। दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू बिल्ड फिजिकली इन एनी प्लेस। तो बेसिकली अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, ठीक है। देखें, मेरी बात सुने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाटा लॉस। ओके, ये देखें, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप प्रॉब्लम्स बताएं ना मुझे, मैं उसके, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा। याद रखिए, क्लाउड ऑटोमेटिकली आपके डाटा की रिडंडेंसी आपको बड़ी लिमिटेड देता है। अगर आपको डाटा की हाई एंड रिडंडेंसी चाहिए ना, अवेलेबिलिटी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए, तो आपको एज ए प्रोफेशनल उसमें इन्वॉल्व होकर वो सर्विसेज इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। वो बाद में बताता हूँ। लेकिन अच्छा सवाल है, डाटा लॉस अच्छा सवाल है, बिल्कुल ठीक है, आई डू एग्री कि डाटा लॉस हो सकता है जी, ये आपको क्लाउड का ड्रॉबैक है। ओके, आई डू एग्री जी आपके साथ, जितना भी आपको पता है आपके जहन में ये सवाल है, होना चाहिए। उमर साहब, आपने एक बात बोली कॉस्ट के हवाले से, कॉस्ट का मुझे बताइएगा, कॉस्ट का क्या कह रहे हैं?
कॉस्ट सर कंटिन्यूअस है। आप मतलब कोई भी अगर आप फिजिकली कोई चीज आप ले रहे हैं वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट इन क्लाउड आप एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक के मतलब आपकी कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कुड इंक्रीज विद योर रिक्वायरमेंट्स। मैंने यहाँ पे एक चीज देखी थी, टारगेट जॉब। भाई जब आप क्लाउड करोगे तो आपकी जॉब कहाँ पे है, आप कहाँ पे फॉल करते हो? आपने क्लाउड डिप्लॉय करना है, क्लाउड माइग्रेट करना है, क्लाउड को यूज करना है, या क्लाउड को सेल करना है। देखिए आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली इस क्लाउड को अडॉप्ट करोगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि लोग इस पेपर को इग्नोर करते हैं, AZ 900 को। मैं कहता हूं जिसको ये समझ आ गई उसको क्लाउड समझ आ गई। और मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से आपको कहता हूं, जिस बंदे ने Amazon की बेसिक्स पढ़ी है ना, उसको माइक्रोसॉफ्ट अजर आता है, और जिसको माइक्रोसॉफ्ट अजर की बेसिक्स आती हैं उसको बाकी 2 क्लाउड भी आते हैं, कर सकता है अगर उसने स्ट्रक्चर समझा क्लाउड का कि क्लाउड है क्या चीज। एक्चुअल चीज है क्लाउड टेक्नोलॉजी को समझना। ये मेरा मकसद है, मैं आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी समझा सकूं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट ट्रैक है भाई। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। आप लोकल एरिया नेटवर्क में जब भी बात करेंगे ना, तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपको प्राइवेट आईपी की बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में आप लैन, आप इथरनेट कार्ड की बात करेंगे, आप इथरनेट स्विच की बात करेंगे, आप यूटीपी की बात करेंगे, आप एसटीपी की बात करेंगे, आप एक्सेस पॉइंट की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही आप वाइड एरिया नेटवर्क में चले जाएंगे, तो वाइड एरिया नेटवर्क में आपकी बात होगी फ्रेम ले की होगी, MPLS की होगी, PGP की होगी, आपके पास क्वालिटी ऑफ सर्विस की होगी, आपके पास अल्लाह VPN की होगी। ये वाइड एरिया नेटवर्क है। जैसे आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क में चले जाएंगे, आपके पास आइस कर्जी की बात होगी, आपके पास फाइबर चैनल ओवर इथरनेट की बात होगी, इसके अलावा आपके पास NFS की बात होगी, आपके पास इसके अलावा एक और बड़ा प्यारा मेरे से नाम आ रहा है, VHD की बात होगी, VMFS की बात होगी। स्टोरेज एरिया नेटवर्क एक डिफरेंट है, तो लैन डिफरेंट है, वैन डिफरेंट है, सैन डिफरेंट है। इसी तरह से जब आप वर्चुअलाइजेशन में चले जाएंगे, तो वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए आपको किसकी बात करनी पड़ेगी? हाइपरवाइजर की बात करनी पड़ेगी, आपको सर्वर सेंटर की बात करनी पड़ेगी, आपको क्लस्टरिंग की, हाई अवेलेबिलिटी की, इसकी बातें करनी पड़ेंगी। एग्जैक्ट जब आप क्लाउड पे जाएंगे ना, तो क्लाउड पे भी आपको अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यार क्लाउड में बेसिकली सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए क्लाउड क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड क्या है, उसके बाद देखेंगे कि Amazon का क्लाउड क्या है। सबसे पहले आप एक एज ए एंड यूजर समझो, एक एंड यूजर को क्या प्रॉब्लम्स हैं, रीजन बिहाइंड दैट। ओ भाई क्यों मैं क्लाउड के उत्ते जाना है, मैं क्यों क्लाउड पढ़ना है। सियाने कहते हैं जी जरूरत इजाद की माँ होती है। आपको अगर अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम्स का पता है ना, देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। अगर आपको अपने वेंडर की लिमिटेशंस का पता है ना, लिमिटेशंस का पता है, देन यू सुजेस्ट अ बेटर रिकमेंडेशन, कि मतलब आपका क्लाइंट आपको। फिर उसके बाद ड्रॉबैक, यहां पे मैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको बता देता हूं क्लाउड का, यू ऑलवेज डिपेंड ऑन अ थर्ड पर्सन। दैट्स द रीजन। अगर आपको ड्रॉबैक नहीं पता, आप क्लाउड यूज नहीं कर सकते, क्लाउड बेच नहीं सकते। मैंने रेगुलरिटी की बात बताई है। क्लाउड की वो सर्विस, फॉर एग्जांपल आप अपनी एक मशीन बना रहे हैं इंटरनेट पे और वो मशीन चाइना में है, आप उस मशीन के ऊपर वो सर्विस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जो चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मीट नहीं करती। बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा हैं इसके क्लाउड के, ड्रॉबैक भी हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, और ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। मेरे क्लाइंट है कतर में, उन्होंने क्लाउड के ऊपर रखा ही नहीं ये, क्योंकि वो कतर के हालात ठीक नहीं थे, अमेरिका के साथ कोई मतलब नहीं चल रहे थे उनके मामला सही, सऊदी अरेबिया और इधर के सारे मामला थे, उन्होंने अपना क्लाउड डिप्लॉय किया। तो ये जनाब अली आपके सवाल है। अब मैं इसको एड्रेस करने से पहले शुरू करने लगा हूं सबसे पहले कि हमें चैलेंजेस क्या है। नंबर 1, आपके नंबर पास स्टेप 1, आपके पास स्टेप 1 में आपके पास बड़े प्रोसेसर आते हैं, आपके पास आते हैं जी क्या कहते थे सीपीसी से पहले, बड़े मेन क्या कहते थे उनको, बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो होते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, इसको समझना अब आपने आहिस्ता आहिस्ता। स्टेप 1
स्टेप टू आपके पास आ गया पीसी। स्टेप 3 तवज्जो कीजिएगा, स्टेप 3 आपके पास आ गया हाइपरवाइजर यानी वर्चुअलाइजेशन। और इसके अलावा भी कुछ टेक्नोलॉजी दरमियान में आई हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। अब आते हैं स्टेप 4 के ऊपर। स्टेप 4 मैं सिर्फ ये 4 चीजें बताता हूं आपको, और देखिएगा इन 4 चीजों को अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपके लिए क्लाउड को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे, छोटे-छोटे बच्चे थे, तब मैं किताबों में मैं पढ़ता था, बल्कि देखने के इत्तेफाक भी हुआ। ये मैंने नहीं देखना था, मैंने देखा था मैपल लीफ सीमेंट में। वहां पे बाकायदा तौर पे कंप्यूटराइज्ड मशीनरी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर्स ऐसे हैं जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एक आम मिसाल है पेट्रोल पंप पे लगने वाली मशीन। क्यों जी? पेट्रोल पंप पे मशीन देखी कभी आपने, जो पेट्रोल पंप पे जो आपके पास पेट्रोल की मेजरमेंट करती है, देखी आपने मशीन? बिल्कुल सर। वो मशीन क्या करती रोज ही है? देखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेट्रोल की मैयर करती है। यानी आपके कंप्यूटर से पहले जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे, वो क्या होते थे, वो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते थे और बस वो वही काम करते थे स्पेसिफिक टास्क के लिए। सबसे बड़ी जो जिद्दत आई है ना, वो आई पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। पर्सनल कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहा गया? बिकॉज आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया एक स्मॉल कंप्यूटर, जिसके अंदर आपको दिया गया बेसिकली एक अदद मॉनिटर, आपको दिया गया एक अदद सीपीयू, वो बड़ा वाला डेस्कटॉप। आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद है वो आप लगाते थे, कीबोर्ड, और उसके बाद आपने लगाया माउस। दिस इज योर पर्सनल कंप्यूटर। इसके अंदर आप डिपेंडेंट थे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब जरा गौर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिपेंडेंट कर दिया, तवज्जो करना, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक लेयर हम बनाएंगे जिसको बोला गया एप्लीकेशन लेयर। अब जरा गौर करने वाली बात है, इसको जरा समझोगे तो क्या कमाल की चीज आपको समझ आएगी, मजा आ जाएगा आपको समझने का। आपने कहा सर इसको आपने सिर्फ यहां तक रखा। अब जरा गौर करना, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था ना, इसमें से कुछ भी चीज आप चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो पर्सनल कंप्यूटर था ना, इसमें देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पसंद थी विंडोज 95, आप वो इंस्टॉल कर लो। आपको पसंद है विंडोज 98, आप वो इंस्टॉल कर लो। आपको पसंद है विंडोज एक्सपी, आप वो इंस्टॉल कर लो। जरा गौर करने वाली बात है, जो चीज आप कर सकते हो यहां पे, आप इसकी अपनी मर्जी से रैम बढ़ा लो, आप इसकी अपनी मर्जी से हार्ड डिस्क बढ़ा लो, आप कर सकते हो। क्यों जी बताएं, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप अपने कंप्यूटर के साथ? तो प्रॉब्लम है? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। यस ऑफ कोर्स यू कैन डू। जितना उसको सपोर्ट करता है उतना आप उसको कर सकते हैं। दैट्स इसको समझना, इसको समझते जाना, आप देखना, समझते जाना। मैं क्लाउड पे छोड़ दूंगा जाके। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये था, द रीजन बिहाइंड व्हाई वी सेड द पर्सनल कंप्यूटर, यू कैन कस्टमाइज योर कंप्यूटर as per your requirement. You can customize your hardware, you customize your graphic card, your LAN card, your RAM, your operating system. You can do anything. But next, अब इस कंप्यूटर को you can use your as per your requirement. For example, आप स्टूडेंट थे तो इसी कंप्यूटर पे आप गेम खेलते थे। आप स्टूडेंट थे तो इसी कंप्यूटर के ऊपर आप मूवीज देखते थे। Am I right? ठीक है। अब आपके इम्तिहान खत्म हुए, आपने क्या किया, आपने इसी के ऊपर कोरल ड्रा इंस्टॉल कर लिया और आपने कहा मैं तो डिजाइनिंग सीखूंगा। जी समझ आए, कॉन्सेप्ट समझ आया? तो बहुत बड़ी जिद्दत हुई जब पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन अब आते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स के ऊपर, डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के साथ चैलेंजेस क्या आते हैं, चैलेंजेस विद पर्सनल कंप्यूटर। अब आपको पर्सनल कंप्यूटर ने बहुत फायदा दिया, चैलेंजेस विद पीसी। बताएं जी पीसी के साथ क्या चैलेंजेस है आपको? शाबाश। अब अपने मैं आपको एक सिनेरियो देने लगा हूं।
मैं अब सिनेरियो देने लगा हूँ, चैलेंजेस आपको दूंगा, फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे, फिर उसमें चैलेंजेस दूंगा, फिर अगले लेवल पे जाएंगे, तब आपको क्लाउड की असल थ्योरी समझ आ जाएगी। क्या आप अपना लैपटॉप एज इट इज अपने भाई को दे सकते हैं? एज इट इज, एज इट इज नहीं 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 दे सकते। पहला चैलेंज आ गया ना आपको, आ गए Security. ना गल करो, मैं बहुत सारियां चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ भाई ने भी नहीं दसियां तो मैंने नहीं दे। पहला सवाल, क्या आप अपना लैपटॉप अपने भाई के साथ शेयर कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं? यस कर सकते हैं सर, अलग से यूजर बना के। अलग से यूजर बना के। गुड, जबरदस्त, अच्छा जवाब आया। ओके, आपने कहा जी मैं अपने भाई को अपना लैपटॉप नहीं दूंगा, फिजिकल आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शेयर, फिजिकली मैं उसको अलाउ नहीं करना, बट लॉजिकली मैं कहा चल यार कभी तू यूज कर लेगा, कभी मैं यूज कर ले। जब वो ऐसा करेगा तो एक ही कंप्यूटर दो यूजर के इस्तेमाल में आएंगे, क्योंकि मैं लेके जाऊंगा क्लाउड पे। मैं ये सारी बातें क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं? आपने कहा कि ठीक है सर, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मैं भी यूज कर रहा हूं, मेरा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज मी एंड दिस इज माय ब्रदर। तो आपकी सिर्फ एक सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड की, क्या की? आपने दो यूजर बना दिए, ठीक है ना? अब आपका भाई लॉगिन हुआ और उन्हें क्या, भाई को वो सी ड्राइव में इतना डाटा रखा हुआ है, मेरे डाटा जो है ना वो मेरे पास जगह नहीं बची, लड़ाई शुरू हो गई आप दोनों की। यू गॉट इट ना? आने का यही क्या बात हुई? तो मैं सिर्फ लॉगिन करा, इंटरनेट यूज करा, मैं डाटा नहीं सेव कर सकता। प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। हमने एक चीज पढ़ी, जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा उनको मुबारक, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको खैर मुबारक। एनटीएफएस फाइल सिस्टम। एनटीएफएस फाइल सिस्टम कहता है कि जो आपने लॉगिन होके फाइल बनाई थी, आपका भाई वो फाइल नहीं दे सकता। दैट इज कॉल्ड लोकल सिक्योरिटी। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। आपके भाई ने कहा, आपने कहा सर मैं तो विंडो 10 मैनू पसंद है। आपका भैया आ गया और वो कह रहा है अबू देखें भाई ने मुझे लैपटॉप तो दे दिया था, मैं जितनी मजबूरी थी मुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से वक्त निकाला है, लेकिन बॉस अबू मुझे अब ना काम मिला है, और कहते तुम ये काम लिनक्स पे करोगे। अब आप अपने भाई के साथ लड़े नहीं, यार लिनक्स इंस्टॉल करनी, वो कहता मैं नहीं करनी, तुसी कहते मैं करनी है। अब बताएं क्या करेंगे आप इस सिनेरियो में? वीएम बनाएंगे सर। यस, इस सिनेरियो में आपने फिर थोड़ी सी तकलीफ काटी। आप कहते चल यार तू भरा है मेरा, बस हूं मैं तेरे खातिर बस यही कर सकना, मैंने ड्यूल बूट कर देना। ड्यूल बूट का मतलब समझ आता है? ड्यूल बूट का मतलब समझ आता है? जरा देखते जाओ, ड्यूल बूट समझ आता है? जी दो ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें फिर लिमिटेशंस आ गई। अगली बात सुनो, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ गया, ड्यूल बूट हो गया। आप चाहें तो विंडो चला लें, आप चाहें तो लिनक्स चला लें। प्रॉब्लम आ गया ना आपके पास। लेकिन अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि नेक्स्ट उसकी कोई रिक्वायरमेंट आ गई, वो कहता है जी मैंने जो टेस्टिंग करनी थी ना, यहां पे देखें, वो कहता है मैंने जो टेस्टिंग करनी उसके लिए मुझे 2 कंप्यूटर्स चाहिए, और आप कहते हैं मैंने जो काम करना है उसके लिए मुझे भी 2 कंप्यूटर चाहिए। फिजिकली तो एक है। अब आपने टेम्परेरी जितनी मर्जी इंप्रूवमेंट करें, आपको जाना पड़ेगा एक ऐसे सोल्यूशन के ऊपर। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक और चीज है बहुत सारी चीजों में, वो मैं आगे भी डिस्कस कर देता हूं। ये चैलेंज आपके पास आ गया कि अब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेकिन जरा गौर करना, आपकी ये मशीन कहती है कि मुझे चलने के लिए 500 MB जगह चाहिए, ये कहती 500 MB, 500 MB, ये भी 500 MB। मैं लॉजिक बनाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसको 1 GB रैम चाहिए, इसको 1 GB रैम चाहिए, इसको 1 GB रैम चाहिए, और इसको 1 GB चाहिए। अब आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं सर देखें कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढ के दें, जुगाड़ ऐसा हो कि सर मेरे पास ये जो लैपटॉप है ना सर, इसमें मेरे पास 16 GB रैम है, और इसके अंदर सर मेरे पास ना 500 GB हार्ड ड्राइव। क्लियर है? लेकिन सर देखें, जरा गौर कीजिएगा, अगर आप इन दोनों की, इन चारों मशीनों की रिक्वायरमेंट देखते हैं 5 5 5, तो आपको टोटल 2000 MB यानी 2 GB स्पेस चाहिए, 2000 MB स्पेस चाहिए, और टोटल आपको 4 GB रैम चाहिए। अब आप कहेंगे ना सर फिजिकली आई हैव रिसोर्सेस,
बट इज देयर एनी लॉजिकल थिंग जिन लोगों ने सीसीएनए पढ़ा हुआ और उसमें वीलन बनाई हुई है? आप कहते हैं फिजिकली मेरे स्विच के ऊपर 24 पोर्ट मौजूद हैं। सर कोई ऐसा तरीका हो सकता है 10 अलहदा हो जाए, 10 अलहदा हो जाए? हाँ, मैंने कहा वीलन है, बिल्कुल है, जरूर यूज करो। मेरे पास एक नेटवर्क मौजूद है, ऐसा मुमकिन है कि फिजिकली एक नेटवर्क आईडी और लॉजिकली वो 4 नेटवर्क आईडीज में बन जाए? यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू सबनेटिंग। सर ऐसा मुमकिन है फिजिकल एक इंटरफेस हो लेकिन लॉजिकली उसके मैं 4 इंटरफेसेस बना दूं? यस, सब इंटरफेस। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। इसको कहते हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन के। तो आप कहते हैं ठीक है सर, अब क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा अब आपको करना ये पड़ेगा, आपको नंबर वन you need hardware. Number 2, install hypervisor direct on hardware. Number 3, create VM on hypervisor. For example, number 4, deal every VM as a separate machine. Number 5, integrate your main device with network. अब देखें इसको, अब मैं आपको बताने लगा, जरा इस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से समझना, आपको इसी से क्लाउड भी समझ आ जाएगा। ठीक है, जरा गौर करो। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक बड़ा बॉक्स, दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल सर्वर, दिस इज कॉल्ड फिजिकल सर्वर, जिसके अंदर, इसको मैं टेक्निकली लफ्ज में बोलता हूं होस्ट। इसके ऊपर मैं इंस्टॉल करता हूं ESXi, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो VMware ने डिजाइन किया है। इसके ऊपर मैं ये भी इंस्टॉल कर सकता हूं, इसके ऊपर मैं माइक्रोसॉफ्ट का Hyper-V भी कर सकता हूं। अब ये क्या करेंगे, आपके पास यहां पे रैम है, आपके पास यहां पे हार्ड डिस्क है, और आपके पास यहां पे फॉर एग्जांपल लैन है। तो बेसिकली ये आपके पास हाइपरवाइजर क्या कहता है, कहता है आप मुझे जो रिसोर्सेज भी फिजिकली प्रोवाइड करोगे ना, जो रिसोर्सेज भी फिजिकली प्रोवाइड करोगे, 500 GB है, तो मैं उन रिसोर्सेज को वर्चुअल रिसोर्सेज बना दूंगा। मेरा काम है आपके फिजिकल रिसोर्सेज को वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देना। वो वर्चुअल रिसोर्सेज आप यहां पे प्रोवाइड करें अपनी वर्चुअल मशीन्स को, या मेरे ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। अब ये देखें VM1 है, ये VM2 है, ये VM3 है। इसके ऊपर आपने विंडो 11 कर दी है, इसके ऊपर आपने लिनक्स कर दी है, और इसके ऊपर आपने, हो सकता है आपने मैक कर दिया हो, या इसके ऊपर आप सर्वर 2019 कर दें। तो बेसिकली दिस टेक्निक इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। अगर आपसे कोई बंदा ये कहे कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, आप कहेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जरा गौर कीजिएगा। अब मैंने कल की बात बता रहा हूं, बड़ी जबरदस्त, परसों हमने बड़ी जबरदस्त एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत जबरदस्त था वो। हमें अपना ना यहाँ पे सर्वर जो था उसको फॉर्मेट करना था। अब एक वर्चुअल मशीन ऐसी थी जिसके ऊपर हमने बहुत काम किया था पिछले 1-1.5 महीने से। बड़ी प्यारी बात बताता हूँ। अब हमें ये टेंशन लगी हुई थी, ये वर्चुअल मशीन का बैकअप लेना, और इसके अंदर टोपोलॉजीज बनी हुई थी, सारा कुछ किया हुआ था। मैंने सिंपल इस वर्चुअल मशीन को उनको कहा मुझे एक एक्सटर्नल ड्राइव दे, मैं उसमें रख देता, मैंने उसमें रख लिया।
हमने सर्वर को रीइंस्टॉल किया, फॉर्मेट किया, उसकी पार्टीशंस वगैरह की दोबारा, सिंपल उस वर्चुअल मशीन को दोबारा कॉपी किया और चलाया, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन, देयर इज नो नीड टू वरी एनीथिंग। आप मेरी वर्चुअल मशीन देखें, आपके फिजिकल रिसोर्सेज के साथ जो लिमिटेशंस थी, उसमें एक लिमिटेशन फिजिकल रिसोर्सेज के साथ जो लिमिटेशन थी वो ये थी, अगर इसके सिनेरियो में देखूं, इस सिनेरियो में कि अगर मैं अपने भाई की रिक्वायरमेंट को पूरा करूं अपनी, तो मुझे 4 फिजिकल कंप्यूटर्स चाहिए थे, उनके लिए मुझे स्पेस चाहिए थी, उनके लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, उनके लिए मुझे डेफिनेटली कूलिंग भी चाहिए थी। तो मैंने ये देखा यार, मेरे एक फिजिकल मशीन के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर मैं उसको किसी टेक्निक के तहत शेयर कर दूं तो मेरा काम हो सकता है। तो वो जो फिजिकल रिसोर्सेज यू कैन शेयर अमंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, दैट इज अ हाइपरवाइजर। अब वो हाइपरवाइजर जो डायरेक्ट, ये लफ्ज मैंने जानबूझ के, वो हाइपरवाइजर जो डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाता है, उसको टाइप 1 हाइपरवाइजर कहते हैं। और एक हाइपरवाइजर और है, वो हाइपरवाइजर ये है, फॉर एग्जांपल मेरा ये लैपटॉप है, ये देखें, दिस इज माय लैपटॉप। इस लैपटॉप के अंदर मेरे पास यहां पे मैं कहता हूं ये मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप, और इसके अंदर मेरी रैम है 16 GB, इसके अंदर मेरी हार्ड डिस्क इसके अंदर मेरी 500 GB है और 128 GB है। 2 हार्ड डिस्क हैं फिजिकली इसके अंदर लगाई हुई, और ये Core i5 है, 5th जनरेशन मेरे ख्याल में ये वाली मशीन की, लेट मी चेक। ये मेरे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। इसके अंदर मैंने एक पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, विंडोज 10 प्रोफेशनल एडिशन। उसके अंदर मैं एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करूंगा, VMware वर्कस्टेशन एज एन एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ये VMware कहता है भाई मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि मैं हार्डवेयर से बात करूं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, बड़ा फायदा होने वाला है आपको। बेसिकली ये तमाम रिसोर्सेज कंट्रोल कौन करता है? मदरबोर्ड पे लगी हुई एक डिवाइस जिसको बायोस कहते हैं। जब आप इसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो बायोस वो कंट्रोल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देती है, विंडोज 10 को। और जब VMware इंस्टॉल करते हैं तो ये रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम से VMware ले लेता है। ये देखें 3 स्टेप। तो आपके रिसोर्सेज कंट्रोल बाय बायोस, बायोस अपने रिसोर्सेज दे देती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने रिसोर्सेज दे देता है VMware वर्कस्टेशन को, और VMware वर्कस्टेशन कहता है मैं उन रिसोर्सेज को फिर एलोकेट कर सकता हूं आप जो वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे उनको। अब ये जो हाइपरवाइजर है इसको टाइप 2 हाइपरवाइजर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये हार्डवेयर को साथ डायरेक्ट गपशप कर सके, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। तो ऐसा हाइपरवाइजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होगा वो टाइप 2 हाइपरवाइजर होगा। उसकी मिसालें सुन लें। उसकी मिसाल VMware वर्कस्टेशन प्लेयर, ये भी है, VMware वर्कस्टेशन ये भी है, उसके बाद वर्चुअल बॉक्स ये भी है, उसके बाद एक आपके पास Hyper-V ये भी है। यू कैन डू दैट। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई? इससे फायदा ये हुआ कि ये वाली जो वर्चुअल मशीन है, यू कैन कॉपी फ्रॉम वन लोकेशन टू एंड अदर लोकेशन यूजिंग USB इजीली। जब वर्चुअलाइजेशन आई, अब माइक को म्यूट कीजिएगा, अब वर्चुअलाइजेशन आ गई। वर्चुअलाइजेशन में मुझे बेनिफिट मिले, क्या मिले? कि मेरे पास जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं मैं उनको शेयर कर सकता था अमंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। अब ये एक ही लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं। अब ये वर्चुअल मशीन जो है और ये वर्चुअल यानी ये लैपटॉप है, ओपन है, पड़ा हुआ है, घर में पड़ा हुआ है। भाई आता है, भाई अपनी मशीन को ओपन करता है और उस पर लॉग इन करता है और उस पर अपना काम करता है। आप आते हैं, आप अपना काम करते हैं, और घर में फैमिली का अगर कोई और बंदा है तो वो अपना काम करता है। यदि नो वन एक्चुअली इज डिस्टर्बिंग द अदर वन, और आप एक ही रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो अमंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम।
आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिपेंडेंट कर दिया। ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं हाइपरवाइजर। इससे फायदा क्या हुआ? आपके फिजिकल रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होना शुरू हो गए। आप अपने फिजिकल रिसोर्सेज को मल्टीपल वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना रहे थे, और हर वर्चुअल मशीन आप इंडिविजुअली डिलीट टैकल कर रहे थे। अब आप एक वर्चुअल मशीन को एक जगह से कॉपी करके कहीं पे भी ले, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, आप में से कोई भी बंदा अगर मुझे ये कहे कि सर प्लीज मुझे जरा वो सर्वर तो भेज दें, ये देखें मैं क्या करूंगा, ये देखें जरा, मैं चुप करके आऊंगा डी ड्राइव में, मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास वर्चुअल मशीन्स है, सिर्फ ये फोल्डर, आप लोगों को ये फोल्डर नजर आ रहा है सर्वर वन, ये देखिए फोल्डर नजर आ रहा है जी। मैं इस फोल्डर को जिप कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा और आपको जी ड्राइव में या मेगा ड्राइव में शेयर कर दूंगा, और आप इस फोल्डर को डाउनलोड करके अपने VMware वर्कस्टेशन के अंदर जब ओपन करेंगे तो इट वर्क्स रियली गुड। आपको कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों? वो वर्चुअल मशीन जिस हाइपरवाइजर पे बनी है, आपको सिर्फ वो हाइपरवाइजर चाहिए, आपको सिर्फ वो हाइपरवाइजर चाहिए। तवज्जो करना, मैंने क्या लफ्ज बोला? आपको सिर्फ वो हाइपरवाइजर चाहिए। अब आप मुझे कहते हैं सर देखें ये वर्चुअल मशीन तो आपने मुझे दे दी, फिर लिमिटेशंस आने, सर थैंक यू सो मच आपने ये वर्चुअल मशीन दी, लेकिन सर मैं यहाँ पे अपने घर में कोई भी विंडो इंस्टॉल कर लूं, मैंने कहा जी कोई कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका हाइपरवाइजर क्या होना चाहिए? VMware। और अब आप उस VMware के अंदर ये वर्चुअल मशीन चला सकते। ये लीजिए, आपने कॉपी कर ली, USB लगा के आपने वर्चुअल मशीन कॉपी की, यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। अब आप कहते हैं सर ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये जो लिमिटेशंस है इससे भी आगे चले जाएं। ये ठीक है, आपने मुझे 4 फिजिकल सर्वर नहीं लेने दिए, 4 फिजिकल मशीन नहीं खरीदने दी, उसकी जगह पे आपने एक फिजिकल मशीन खरीदी है और उसके अंदर 4 वर्चुअल मशीन बनानी। लेकिन सर ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे इस मशीन की भी टेंशन ना लेनी। मैंने कहा हो सकता है, वो वर्चुअल मशीन सर पड़ी कहीं और होगी, सर ना वो आपकी जिम्मेदारी है ना वो मेरी जिम्मेदारी है। वो फिजिकल मशीन भी हो सकती है, वो राउटर भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है, वो स्टोरेज भी हो सकती है, वो पड़ी कहीं और होगी। बस मैं उसको जब भी एक्सेस करूंगा तो मुझे अपने ऑफिस में सिर्फ हाई स्पीड DSL चाहिए, और यहाँ पे मैंने अपने नेटवर्क में तमाम लोगों को कनेक्ट कर दिया हुआ है। ये लें, अब मैं यहां से लॉगिन होता हूं और मैं अपने इन रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। कि जब आपके रिसोर्सेज फिजिकली आपकी बाउंड्री में भी नहीं है, जब अपने क्लाउड रिसोर्सेज को आप थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली दैट इज नॉट, बेसिकली दोज रिसोर्सेज आर नॉट योर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपको पता है कि वर्चुअलाइजेशन में एक और चीज भी होती थी, क्या? वो भी बता देता हूँ। वर्चुअलाइजेशन में एक लिमिट तो ये थी ना कि सर फिर मैं डिपेंडेंट तो हो गया ना हाइपरवाइजर पे। मैं हाइपरवाइजर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहता सर, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं। मैं एक मशीन का भी बर्डन नहीं लेना चाहता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर मुझे अपने इस एक मशीन के ऊपर इंस्टॉल करनी पड़े एक और वर्चुअल मशीन, तो इस वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आपको कहा जाता है लिनक्स इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर मैं लिनक्स इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास ISO इमेज नहीं है, वो ISO इमेज चाहिए। सर AutoCAD इंस्टॉल करना है, उसके लिए मेरे पास AutoCAD नहीं है, AutoCAD ला के दे, कर दूंगा मैं। आप कहते सर मेरे पास इस फिजिकल के अंदर इस मेरे मशीन के अंदर मजीद रैम अवेलेबल नहीं है। तो आपको वर्चुअलाइजेशन में बहुत सारी लिमिटेशन आ गई। अब आपको वर्चुअलाइजेशन से आगे की दुनिया में जाना है, और वो क्या है कि आपको ना हार्डवेयर रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, ना सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। अ थर्ड पार्टी हैविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन देयर प्रेमिसेस and just they are sharing their resources with you through internet। अब अगला सवाल आ गया, सर जी थोड़ी देर पहले ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਨੀਡੈਸਕ ਕਰੋ, तो मुझे
कह दिया उमर साहब ने, सॉरी सर मेरे पास VMware है, सॉरी मेरे पास टीम व्यूअर है, प्रॉब्लम आ गई ना। मैं रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप रिसोर्सेज को अवेल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो यूटिलिटी नहीं है जो मेरे पास है। तो ऑपरेटिंग आपके क्लाउड कंप्यूटिंग ने ऐसी तमाम डिपेंडेंसी से आपको आजाद कर दिया। हार्डवेयर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके पास मौजूद है। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके पास मौजूद है। एप्लीकेशन आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके पास मौजूद है। आपको रिमोट डेस्कटॉप के लिए टूल्स की जरूरत नहीं है, वो वेब बेस है। उन्होंने अपना पोर्टल बना दिया, लाइक दिस वन है, यू सी। आप यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, ये एक वेब पोर्टल है। आपको क्लाउड की तमाम सर्विसेज, Amazon ने अपना वेब पोर्टल बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वेब पोर्टल बनाया हुआ है, उसमें तमाम रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिले। देखिए यहाँ पे अगर मैंने क्लाउड पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो देखिए मुझे कौन सी टेंशन है। ये देखें वर्चुअल मशीन, तवज्जो करो, और यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल मशीन, ये लें। अजूर वर्चुअल मशीन बनानी है, क्या बनानी, बना लेते हैं जी, क्रिएट वर्चुअल मशीन बनाए। ये देखिए मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ। ये देखें, आप सिर्फ बताएं कहाँ पे डिप्लॉय करनी है। ये देखें सब्सक्रिप्शन आपकी कौन सी है, यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप आपने अगर बनाए हैं कौन से होंगे, वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है, किस रीजन में डिप्लॉय करनी है, अवेलेबिलिटी जोन क्या है। हाँ जी बताएं। ये देखें, बस मैं इसको मैं खत्म करने लगा हूँ क्योंकि मेरा आज का सेशन यहीं पे होगा। ये देखें, एक मिनट होल्ड कर लें। इमेज, ये देखिए इमेज, ये देखिए इमेज कौन सा करना है, विंडोज 10। ये देखें, आप कहते हैं नहीं सर, नहीं आप कहते हैं नहीं सर प्लीज मुझे ना सारी इमेज दिखाएं। मैंने कहा ओके देख लेते हैं। देखो जरा चॉइस देखो जरा, मैं बताने लगूं, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा फिर आपको। ये देखें यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी इमेजेस की। अब ये देखें यहाँ पे सर्चिंग, आप कहते हैं नहीं सर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे क्लिक करें। आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बेस चाहिए और मुझे सर्वर 2019 से रिलेटेड चाहिए सिर्फ। ये लें, अब आपको लिस्ट में सिर्फ वही नजर आएंगे। ये लें, आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल, विंडोज 9, ये एक को सिलेक्ट कर लें। ओके जी, आपको सिर्फ वही ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आएंगे जो आपने सिलेक्ट कर लिए। ये देखिए वही फ्लेवर नजर आ रहे हैं। अब आप कहते हैं सर इमेज टाइप कौन सी हो, अब यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, आप कहते हैं 64 बिट सेकेंड जनरेशन, ये लें, वो फिल्टर आ गए। ठीक है, आप कहते हैं नहीं सर मुझे ना बेसिकली ये नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए सर सर्वर 2012, ये लें, ले लें, आप इसको अनचेक कर लें। ठीक है, आप सिंपल ओके करें। ये देखें सर्वर 2012 के ये वर्जन आ गए। ये देखें सर्वर 2016 देखने हैं, आप सर्वर 2016 देख लें। ये देखें यहाँ पे मिलेगा, ये सर्वर 2016 इसके, ये देखिए अब सर्वर 2016 के अंदर बहुत सारे एडिशंस हैं, स्टैंडर्ड एडिशन है, डाटा सेंटर एडिशन है। ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें फर्दर फ्लेवर्स हैं। ये देखें आपको कौन सा चाहिए, विंडोज सर्वर 2016 डाटा सेंटर एडिशन जनरेशन, हाँ मुझे ये चाहिए। तो या ये देखो उसको सिलेक्ट कर लिया, आपको ये भी टेंशन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहां पे पड़े हुए हैं। अच्छा फिर एक और चीज है, उसके बाद फिर मैं बंद करने लगूं। सी ऑल इमेजेस पे जाओ, यहाँ पे जाके ना एक और ऑप्शन है और वो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, वो यहाँ पे नजर आ जाएगी, वो है मार्केट प्लेस। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो पेड है, ये देखिए कुछ पेड है कुछ फ्री है। ये देखिए नीचे, ये देखिए कुछ पेड है, बने बनाए। ये देखिए काले लिनक्स है, आप कहते हैं सर जी मैंने काले लिनक्स, अब मेरे पास काले लिनक्स मैं कहाँ से नेट से डाउनलोड करूँ। ये भाई आप नेट पे ही रिसोर्सेज लें, नेट पे ही बना दें। ये पूरी ऐसे ही है जैसे एक बंदा है, उसके पास एक गौर करके देखें तो साउंड क्लाउड, अगर आप गौर करके देखें, मैं तो उसको यूज करता हूँ। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैं सीडी लाता था, सीडी में से गाने सिलेक्ट करता था। अच्छा अभी एब्रारो की मैं सीडी लेके आया हूँ तो उसमें जारी बार इंडियन गाने तो नहीं होंगे, इंडियन लेके आता हूँ तो उसमें नाते तो नहीं होंगी, नाते लेके आता हूँ तो उसमें डेफिनेटली कवालियां तो नहीं होंगी। मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी। अब मैं साउंड क्लाउड में हूँ, आज मैं उदास हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है,
तो मैंने लिखा सैड सॉन्ग, सारे सैड सॉन्ग आगे मैं सुन ली। अब मैं जिम कर रहा हूँ, मैंने वर्कआउट सॉन्ग्स मैंने वहां पर क्यों? क्योंकि उनके पास कलेक्शन है वो सब चीजों की। इसी तरह से आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर है, वो अमेज़न है, वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो गूगल है या व्हाटएवर, आगे चल के इसको डिटेल में देखेंगे। वो कहता है रिसोर्सेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जहाँ पे डिप्लॉय होने वो चीज़ें भी मेरे पास हैं। तुम्हें सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए। और आखिरी चीज़ बताने लगा हूँ और उसको फिर मैं ख़त्म करूँगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूँगा। वो ये है कि भाईजान क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं कि डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है। याद रखना, क्लाउड कंप्यूटर को अगर स्टडी करना ना, तो नेटवर्किंग को ज़हन से निकाल दो, नेटवर्किंग को साइड पे कर दो। क्लाउड में स्टोरेज भी आएगा, सिक्योरिटी भी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगी, डेटाबेस भी आएगी, आईओटी भी आएगी, आपको स्क्रिप्ट भी आएगी, आपको वेब भी आएगी, सब चीजें एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगी। So that's the field. Cloud is the need of the network engineer. Cloud is the need of the security engineer. Cloud is the need of the web developer, programmer, database engineer. मतलब क्लाउड का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो आपकी डिपेंडेंसी थी, आप देखें मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम काम किया जब शुरू ये कोविड आया। अब आपको पता है आपकी आइंदा आने वाली सारी जॉब्स इसी पैटर्न पे चली गई हैं। अभी मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को मैं देख रहा हूँ, मैंने एक कंसल्ट चल रहा हूँ, क्लाइंट यूके में बैठा हुआ है, क्लाइंट यूके में बैठा हुआ है, कंपनी पाकिस्तान में बैठी हुई है, सॉरी कंपनी यूएई में बैठी हुई है, क्लाइंट यूके के अंदर है और एम्प्लॉय पाकिस्तान के अंदर है। व्हाई? बिकॉज पीपल आर यूजिंग क्लाउड। अब मेरे पास इस वक्त मैं एक बहुत अच्छी चीज है, करीब आप लोगों को इंशाल्लाह वो रिसोर्सेज मिलेंगे। अब मेरे स्टूडेंट हैं, मिसाल के तौर पे मैं उनके लिए अब नेक्स्ट मूव मेरा है और इंशाल्लाह मैंने वो उसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर लिया, बड़ा जबरदस्त है। अब मेरे स्टूडेंट हैं, उनको क्या चैलेंज होता है, सर हम कैसे पढ़े, मेरे पास राउटर के पैसे नहीं है, मेरे पास स्विच के पैसे नहीं है, सर मेरे पास तो मेरे कंप्यूटर के अंदर रैम ही बड़ी कम है, मेरे पास तो ये है, मैं अपनी लैब्स कैसे करूं? तो वो अपने तमाम रिसोर्सेज क्लाउड पे रखे, अपनी तमाम टोपोलॉजीज क्लाउड पे रखे, सीसीआई की टोपोलॉजीज। अब मैं इसके एक्सपीरियंस बहुत सक्सेसफुल है। अब इतना हैवी, अभी मैंने आज एक लैपटॉप कलेक्ट करना है, उसमें 64 GB रैम मैक्सिमम हो सकी है। अब मैं 256 GB कहां से लूं? क्लाउड इज द बेस्ट वे फॉर मी। आप अपने एंड यूजर कंप्यूटर्स बिल्कुल लाइट रखें और सारे रिसोर्सेज क्लाउड पे लें। बाकी ये जो आपके सवाल हैं, वक्त के साथ साथ प्राइस, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। आज मैंने आपको सिर्फ एक चीज बतानी थी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और अल्टीमेटली हम ये, और इसको मिक्स नहीं करना। क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं कि जब आप अपने नेटवर्क कंप्यूटर रिसोर्सेज को थ्रू इंटरनेट लोगों तक शेयर करें, इट्स अ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आप में से कोई भी बंदा मेरे लैपटॉप के ऊपर चलने वाली किसी भी चीज को एक्सेस करके यूज कर सकता है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। हमें से हर बंदा क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज कर रहा है। ड्रॉप बॉक्स क्लाउड कंप्यूटिंग है, अगर आप गौर करके देखें। आप अपने मोबाइल के अंदर जब जीमेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके व्हाट्सएप का डाटा क्लाउड पे सेव हो रहा है आपका। आप मेगा को देख लें, आप वन ड्राइव देख लें, आप सारे लोग हमारे साथ पढ़ते हो इसके ऊपर, टीम्स के ऊपर। अब आपकी रिकॉर्डिंग्स टीम्स पे पड़ी हुई। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी कोई भी क्लास, आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप में से किसी भी बंदे को मेरी कोई क्लास में डिले आया? मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको पढ़ाई क्लासेस, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई है ना? क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, कोई डिले नहीं मुझे आया सर। मुझे अपनी क्लासेस को लेने के लिए किसी भी रिसोर्स को कैरी नहीं करना पड़ा। मेरा तमाम रिसोर्सेज मेरे क्लाउड पे पड़े थे। मैं सिर्फ अपना लैपटॉप कैरी करके आऊं। अगर ये भी ना होता तो मैं किसी से भी लैपटॉप लेके काम कर लेता। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग भाई। जॉब बढ़ गई है, जॉब बढ़ गई है, बहुत डिमांड। अब मीटिंग्स नहीं होती, अब मीटिंग्स क्लाउड पे होती हैं सारी। आपकी जूम पे मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस मीटिंग में यहाँ पे जूम्स पे करता हूँ, टीम्स पे करता हूँ। मैंने कितने सारे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग की। मैं फिजिकली नहीं जाता, फिजिकली बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए ये छोटा सा एक ओवरव्यू था, आपको बताने का मकसद था भाई क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली, वर्चुअलाइजेशन बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का एक पार्ट है, क्योंकि
अगर क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी तमाम रिसोर्सेज फिजिकली प्रोवाइड करना शुरू कर दे, ऐसा है, मैं वो सर्विसेज बताऊंगा। क्लाउड कंप्यूटर कहता है कि मैं इतनी सस्ती चीजें आपको क्यों देता हूं, उस्ताद मोहतरम ने बता दिया है। वही इस तरह से दे रहा है जैसे आप एक लैपटॉप के ऊपर आप 2-3 घर के मेंबर्स वर्चुअल मशीन बना के आपस में वो शेयर कर रहे हो, तो क्लाउड प्रोवाइडर भी तो यही कहता है कि मैं कास्ट इस तरह से कम करता हूँ। मेरे पास जो एक फिजिकली डिब्बा है उसके ऊपर 100 ऑफ मशीन्स चल रही हैं, एक मशीन किसी और क्लाइंट की, एक किसी और की, एक किसी और की, तो मैं बेसिकली उनसे रेंट ले रहा हूँ उसका और रिसोर्सेज उसको अपने रेंट आउट कर रहा हूँ। हाँ, बेनिफिट ये है कि अगर मेरे इस क्लाइंट को कभी भी अपने, देखें जैसे मैं हूं, मुझे अपनी इसकी रैम बढ़ानी है तो मैं इस फिजिकल रिसोर्सेज से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर कहता है मेरे पास तो क्लस्टर्स हैं फिजिकल सर्वर्स के, इसलिए आपको जितनी रैम चाहिए मिलेगी। और आगे भी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज में बताया कि अगर आप चाहें तो अपने डेडिकेटेड सर्वर भी वहां पे रख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टेड चीज है ये। क्लाउड को समझना जनाब, सबसे पहले हमें क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। मैंने कोशिश की कि आज के हल्के फुल्के से चिट चैट के सेशन में आपको बता सकूं कि किस तरह एडवांसमेंट होती रही है, इसके दरमियान में भी एडवांसमेंट में हुई है। जैसे यहाँ पे एन कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया था, PC2 के बाद हाइपरवाइजर से पहले एन कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट भी था, हम यूज करते रहे। थिन क्लाइंट का कॉन्सेप्ट था, हम यूज करते रहे, लेकिन फिजिकल बाउंड्री थी उसकी। अब सारे रिसोर्सेज क्लाउड पे चले गए। तो इसमें फिर एक अलग थ्योरी है, ट्रेनिंग में शुरू करूंगा। क्लाउड की टाइप्स क्या हैं, जैसे सैस की बात की, पैस की बात की और IS की बात की है, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, क्या रीजन है इसकी, और ये सारी फिर हम क्लाउड के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आपके जो सवाल है मैं उसको वेलकम करता हूँ, पूछ लें। उम्मीद है कि मैं इसको डिफाइन कर सका हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे सका हूँ। क्यों जी उमर साहब, आपने रिलेट किया तमाम चीजों को एक दूसरे के साथ? जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो हमें क्लियर इंशाल्लाह होते हैं। इंशाल्लाह और ज्यादा अच्छे होंगे। अभी तो मैंने बिल्कुल बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया था, रीजन कहाँ पे खड़े हो गए। मैंने आप लोगों के सवाल यहाँ पे नोट है जी, आप देखें, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे नोट की हुई। डाटा लॉस, ये सब जब मैं आगे क्लाउड पढ़ा रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है, सिक्योरिटी, रूल्स और ये सब चीजें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में उसमें डिस्कस करते जाएंगे। हमारा जो पहला पार्ट है इसको याद रख लें, हमेशा याद रखें, अगर किसी भी बंदे ने AZ 900 अच्छा पढ़ा है और Amazon का फंडामेंटल अच्छा पढ़ा हुआ है, क्लाउड उसके लिए आसान हो जाता है। क्लाउड डजंट मीन कि आपको कमांडें आती हो, याद रखो क्लाउड ये नहीं है। जैसे CCNA में कोई बंदा ये ना समझे कि उसको रिप कॉन्फ़िगर करना आता है, उस पे नो, CCNA में उसको पता होना चाहिए IP क्या है, LAN क्या है, WAN क्या है, राउटेड प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, MAC एड्रेस, ARP, ये कॉन्सेप्ट जब उसके क्लियर होते हैं तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे टेक्नोलॉजी बेस कर रही होती है। असल में हमारे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है कि एक बच्चा जब क्लाउड में आता है वो सीधी क्लाउड डिप्लॉयमेंट की छोटी सी जो भी वर्चुअल मशीन बना लेना, 2 बना लेना, डिप्लॉय कर लेना, बैकअप ले लेना, वो समझता शायद ये क्लाउड है ना। मेरे भाई, AZ 900 आपको एक्चुअल में क्लाउड का पूरा अहाता देता है, और इसकी जिसको समझ आ गई ना, वो क्लाउड में अपना फ्यूचर देख लेता है, या मैं क्लाउड के किस पोर्शन में अपना फ्यूचर ज्यादा सिक्योर समझता हूं। ठीक है ना, इसलिए इसको जरा तसल्ली से समझना आपने, और अगर आपको ये चीज समझ आ गई, बाखुदा आपको क्लाउड बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।